अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्स-रे स्पेक्ट्रा के बारे में। हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पे जो एक्स-रे ट्यूब से निकलती है, मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस पे कैसा उसका बिहेवियर, उसमें से स्पेक्ट्रम कैसे-कैसे बनता है, उस स्पेक्ट्रम की क्या खूबियां होती हैं। तो यूरे उसके को-वर्कर ने एनालाइज किया कि जब एक्स-रे बीम को ट्यूब से एमिट किया जाता है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे, मगर टारगेट मटेरियल क्या रखा, सेम रखा। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको उन्होंने एनालाइज किया। मिसाल के तौर पे टंगस्टन जब टारगेट था, मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाए, तो आपके पास जो एक्सरे की इंटेंसिटी थी और वेवलेंथ का मुआवजना किया गया। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी का आपके पास एक ताल्लुक है कि वेवलेंथ आपका जैसे पोटेंशियल डिफरेंस 30 किलोवाट के लिए कर्व दिख रही है, 40 के लिए दिख रही है, 50 के लिए। तो एक पहला तो सीधा सीधा ताल्लुक नजर आ रहा है कि जब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। मगर अब कर्व सारी एक जैसी नहीं है। थोड़ी एक मखसूस हद तक तो आपका स्पेक्ट्रम वाइट है। स्पेक्ट्रम वाइट का मतलब है इसमें से हर किस्म की वेवलेंथ निकल रही है, छोटी वेवलेंथ भी, बड़ी वेवलेंथ भी। तो वो आपके पास एक मखसूस पोटेंशियल डिफरेंस जब लगता है 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो वोल्ट का, तो फिर आपको उस स्पेक्ट्रम के अंदर दो पीक्स दिखाई देती हैं। यानी अचानक इंटेंसिटी में बदलाव दिखाई देता है, आपको एकदम इंटेंसिटी की मिकदार बढ़ती दिखाई देती है। तो ये जो शार्प आपको पीक्स दिख रही हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन है, ठीक है। और ये उस एक मखसूस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ही हासिल हुई। यानी कि आपके पास अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस से नीचे चले जाएंगे तो आपको ये लाइंस नहीं नजर आ रही। अच्छा, तो ये जो नीचे 30 पे, 40 पे, 50 पे आपको लाइंस मिल रही हैं, ये स्मूथ है। तो ये आपको बता रही है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जो ऊपर आपको ये बल्ज से दिखाई दे रहे हैं, ये जो सुपर इम्पोज लाइन है, ये करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब बुनियादी वजह पे चलते हैं, इन दोनों की खूबियां समझते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है और करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात करें, जब आप नोड पोटेंशियल देखते हैं तो वहां पे एक मिनिमम वेवलेंथ जिससे नीचे कोई भी रेडिएशन अमिट नहीं होती। मतलब कि आपको एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा कि जिसके बाद से एक्सरे पैदा होनी शुरू होंगी। उससे कम वेवलेंथ पे या उससे कम एनर्जी पे आपकी वेवलेंथ नहीं पैदा होगी। ये जो क्रिटिकल वैल्यू होगी जिससे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी आपने एक मखसूस पोटेंशियल डिफरेंस बना लिया, उसके बाद फिर समझ लो तो डायरेक्ट तेजी से बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो वेवलेंथ का ताल्लुक बुनियादी तौर पे एनर्जी से आएगा। अभी नीचे मैं टूल बना के भी दिखाऊंगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर एक मखसूस वैल्यू तक पहुंचने तक वो मैक्सिमम होगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। फिर उसके बाद वो कम होना शुरू हो गई। जैसे 50 पे देखो, वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद वो फिर कम होना शुरू हो जाती है, मगर कम होने पे वो वापस जीरो पे नहीं आती। यानी ये इंटेंसिटी एक किसी भी, यानी आपको हर तरह की वेवलेंथ कुछ ना कुछ मिल रही होगी, ठीक है। तो रेडिएट जैसे मैंने लिखा ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। अब उसकी मिनिमम, यानी एक मिनिमम लिमिट तक के अंदर अंदर जितनी वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिहाज से वो तय हो जाएगा। अब अगर हम तय करें कि जो वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ट्यूब पे, अगर मैं वो बढ़ाता हूं तो जो लैम्डा मिनिमम है वो शिफ्ट होगी टुवर्ड स्मॉलर वैल्यूज। यानी आप देखो कि 30 किलोवाट के लिए आपकी वेवलेंथ ये है, 40 पे उससे पीछे, 50 पे उससे पीछे। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि निकलने वाला फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक होता चला जाएगा। तो आपके पास ड्यून और हंट ने शो किया कि लैम्डा मिनिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के, या जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड वोल्टेज के। तो अगर हम कहें कि जो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसका और प्लॉट उसका ग्राफ बनाया जाए अप्लाइड वोल्टेज के साथ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो ये एक एम्पिरिकल लॉ है कि ई वी और आपके पास एच वी मैक्स यानी फ्रीक्वेंसी एच सी बाई लैम्डा मिनिमम। ई वी यहाँ पे किसको जाहिर कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर,
एक्सरे फोटोन के अंदर, तो ई वी बराबर आ जाएगा एच म्यू मैक्स के। तो यहाँ से वी मैक्स आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनवर्सली अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम है, तो वाइस वर्सा आप सोच सकते हैं इस चीज के। तो एनर्जी का भी वेवलेंथ के साथ ताल्लुक आपको नजर आ रहा है। तो आपके पास ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो अपनी सारी एनर्जी नहीं देते, वो कुछ हिस्सा एनर्जी का ऐसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए आपके पास जो निकलने वाली वेवलेंथ होती है वो यानी आपके पास लॉन्गर होती है लैम्डा मिनिमम से। तो हम कहेंगे कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बुनियादी तौर पे इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कल के लेक्चर में मैंने बताया था इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां से क्या मुराद ली जाएगी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर, फोटॉन की एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा है जो फोटॉन्स की सूरत में हमें मिल रही है, जो आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रही है। फिर आपके पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की बात करें तो इसके भी हम दो मेथड सादा सादा से बात कर सकते हैं कि आपके जो एक्सरे एलिमेंट है उसे आप एक्साइट कर दो, ठीक है। जो आपके पास यानी इसको टारगेट पे हिट करें तो आप उस पर बम्बार्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो हर टारगेट का एक मिनिमम पोटेंशियल होगा जिससे पहले लाइन स्पेक्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। तो वो क्रिटिकल पोटेंशियल जिससे पहले लाइन स्पेक्ट्रा नहीं मिलता वो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा, यानी मोलिबीडियम के लिए कुछ होगा, टंगस्टन के लिए कुछ और होगा। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं एल एम एन से के शेल में, तो वो फिर जो सीरीज बनेगी, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी वो के सीरीज कहलाएगी। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं के अल्फा, एल से आएगा तो के अल्फा, एम से आएगा तो के बीटा, एन से आएगा तो के गैमा, सो ऑन सो आपके पास ये चल रहा है। तो आपके पास मगर ये है कि आपकी वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, यानी कि जो फोटॉन आपको मिलेगा छोटी वेवलेंथ वाला मिलेगा, यानी ज्यादा एनर्जी वाला मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास इसी तरीके से जब ट्रांजिशन एम एन से एल लेवल पे होंगी तो उसे हम एल सीरीज के तौर पे देखेंगे। जैसे आप देखो एम से एन में आया, एल में आया तो एल अल्फा हो गया, एन से आपका एल में आया तो एल बीटा हो गया, तो ओ से आया तो एल गैमा हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट से करें तो पता चलेगा कि जो आपकी के की इंडिविजुअल के अल्फा, के बीटा, के गैमा दिख रही है ये सिंगल नहीं है, बल्कि ये भी फाइन स्ट्रक्चर बनाती है। अब फाइन स्ट्रक्चर हम पीछे से अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, और ये ना सिर्फ के लिए बात है, ये एल के लिए भी, एम के लिए भी, सब के अंदर फाइन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ठीक होगी बात। तो आपके पास जो ओरिजिन अगर हम बात करें कि वन लाइनर क्या है तो हम कहेंगे बोहर थ्योरी, कि आपके पास जो एक्सरे ट्यूब ने बम्बार्ड किए इलेक्ट्रॉन, तो सब जब के इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब जगह खाली हो गई, उस जगह को पुर करने कोई ना कोई तो ऊपर से आएगा, वो एल से आएगा, एम से आएगा, एन से आएगा, तो वो जो पॉसिबल ट्रांजिशन हो जाएंगी के अल्फा, के बीटा, के गैमा हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये सबसे छोटी, यानी आपके पास इसमें वेवलेंथ मिनिमम आएगी, एनर्जी मैक्सिमम आएगी, और आपके पास इससे ऊपर अगर ट्रांजिशन होती है एल सीरीज में तब वहां से निकलने वाली वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ होगी, यानी फोटॉन बड़ी वेवलेंथ वाला होगा, कम एनर्जी वाला होगा। तो आपके पास अगर एल से निकालेंगे, अगर एम से निकालेंगे तो और यानी बड़ी वेवलेंथ आ जाएगी। तो अब नतीजा क्या निकला कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा अगर एक ही टारगेट मटेरियल से देख रहे हैं तो वो डिफरेंट रीजन में आएंगे। यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा किस वजह से, इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी फोटॉन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रा कब आएगा कि जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी विद इन द एटम, ठीक है। हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आपके पास जब जंप लगेगा तो वहां से जो एनर्जी एमिट होगी, जो एनर्जी एमिट होगी उस एनर्जी को हम एक्सरे की सूरत में देखेंगे। जितना बड़ा जंप लगेगा एनर्जी गैप का उतनी ज्यादा आपके पास छोटी वेवलेंथ, उसका मतलब उतनी ज्यादा आप एक्सरे रीजन के अंदर आ जाएंगे। तो ये स्पेक्ट्रा की बुनियाद थी हमारे पास। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।